हे गाइस, वेलकम बैक टू CMA जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 44th लेक्चर है, जिसमें हम अपना नया स्टडी नोट दैट इज 4th प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बुक से इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वी हैव सीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी जिनका मेन बिजनेस क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। तो हमने अभी तक जो भी देखा वो सारा मेनली जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना था उनके लिए देखा। तो हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इससे पहले प्रिपेयर किया, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो भी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था। लेकिन ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनते हैं, उनका मेन मोटिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये सर्विसेज नॉर्मली उनके मेंबर्स को दी जाती है, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन किया है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ये सर्विसेज दी जाती हैं। इनको हम नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज़ बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमारे नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज़ कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, जिमखाना, स्पोर्ट्स क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, कल्चरल क्लब्स लाइक रोटरी और लायंस क्लब, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंड्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, जैसे कि एंट्रेंस फीस। अगर आप इस पर्टिकुलर क्लब में एंटर कर रहे हैं, एंट्रेंस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपको एंट्रेंस फीस पे करनी पड़ती है। लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, मतलब आप हमेशा के लिए मेंबर बनने के लिए फीस पे कर रहे हैं एक बार में। एनुअल सब्सक्रिप्शन आप पे कर रहे हैं, डोनेशन, ग्रांट्स, लीगेसीज, ये सारे फंड्स ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होती है। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल्स पे ही होती है जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशन की होती है, बस कुछ चीजें यहाँ पे चेंज होती है। नेचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, देयर आर सर्टेन आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दैट नीड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस में कि कुछ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के आइटम्स को स्पेशली अंडरस्टैंड करना पड़ता है हमको कि उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा। ठीक है, करेक्टली फाइंड आउट करने के लिए कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको उसको सही तरीके से समझना पड़ेगा। तो कुछ स्पेशल आइटम्स हमको दिए हुए हैं। रेवेन्यू आइटम्स में है डोनेशन, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन एंड ग्रांट रिसीप्ट। एक्सपेंडिचर आइटम्स में है अपकीप ऑफ ग्राउंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, प्राइजेस एंड इवेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ एंट्रेंस फीस। Entrance fees, these are received at the time of admission of a new member. When new member enters the organization that is not for profit organization, then he need to pay the entrance fees. ठीक है, and these are one time fees. of course ही बात है, एंट्रेंस फीस है, नाम से ही पता चल रहा है कि आप एंटर कर रहे हैं तब आपको ये पे करना पड़ेगा। तो दिस इज अ वन टाइम फीस। दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग है, बार बार रिकर नहीं होगा, बार बार आपको इसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इट कुड बी आइदर कैपिटलाइज्ड एज दे आर नॉन रिकरिंग और टेकन एज रेवेन्यू एज पर द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। फॉर treatment of this entrance fees, we have to see the institution rule that is in the organization in which you are working. First of all, check the rules of that organization that they treat the entrance fees as revenue or capital. ठीक है, जैसा organizations treat करेंगे वैसा ही आपको treat करना है। There's a view that addition of a member is an ongoing activity. नॉर्मली ये माना जाता है कि जो आपका मेंबर एंटर कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑनगोइंग एक्टिविटी, मतलब बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो ऑनगोइंग एक्टिविटी है, इसलिए ज़्यादातर इंस्टीट्यूट क्या करती है, एंट्रेंस फीस को नॉर्मल रेवेन्यू रिसीट मान लेती है। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफाइड नहीं है कि एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट क्या करना है, तो आपको उसको क्या ट्रीट करना है, रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट आता है हमारे पास डोनेशंस। They could be used for meeting capital or revenue expenses. Donations can be used for both capital and revenue expenses. अगर आपको डोनेशन रिसीव हुआ है स्पेशल पर्पसेस के लिए, तो उस केस में वो क्रेडिट होगा उस पर्टिकुलर फंड में विच द अमाउंट आर डिसबर्स।
The fund may be invested in specified securities. Income from such investment is credited to the fund account only. Small donation amount which are not earmarked for any specific purpose may be treated as revenue receipt. देखिए, डोनेशन अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुआ है तो उसको आपको कैपिटल ट्रीट करना है, और इफ डोनेशन इज रिसीव्ड नॉट फॉर स्पेशल पर्पस, मतलब जर्नल पर्पस के लिए हमको ये रिसीव हुआ है, तो उस केस में आपको इसको रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करना है। ठीक है, तो डोनेशंस आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी रिसीव हो सकते हैं और जनरल पर्पस के लिए भी रिसीव हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लीगेसी। लीगेसी मीन्स मेनी टाइम ट्रस्ट आर फॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ सर्टेन पर्सन्स। किसी पर्सन की मेमोरी में आप ट्रस्ट फॉर्म हुआ है, ऐसा भी हो सकता है उनके विल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है तो फंड्स जो भी रहते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के वो सारे इंस्टीट्यूशन के पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी लीगेसीज क्या है, वो पर्सन अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार वो पेमेंट कर पाएगा, तो ये वन टाइम पेमेंट होता है, इसलिए इसको आप कैपिटल फंड में ट्रीट करते हैं। लीगेसीज are to be treated in the capital fund. Next, endowments. Sometimes donations are also in the form of endowment. In the form of endowment also we can receive the donations. In that case, endowments have to be treated as capital receipts. Life membership fees. These could be taken as capital receipt. Life membership fees has to be taken as capital receipt because life membership fees, as the name suggests, it is paid for a life. ठीक है, इसलिए आपको इसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है, एंड एवरी ईयर आपको उसका कुछ चार्ज डेबिट करना है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन रिसीट इट कुड बी ट्रीटेड एज डिफर्ड रिसीट। डिफर्ड रिसीट उसको आप ट्रीट कर सकते हैं और बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, और एवरी ईयर स्पेसिफिक अमाउंट आपको क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। दीज आर एनुअल रिसीट एंड देयरफॉर टेकन एज रेवेन्यू। सब्सक्रिप्शन इज पेड एनुअली एवरी मेंबर हैज टू पे सब्सक्रिप्शन and it will be treated as revenue receipt as annually its payment is to be made. These must be recognized as revenue. On the accrual concept you have to treat it as revenue. Accrual concept मतलब outstanding है तो outstanding show करो, prepaid है तो prepaid show करो, ऐसा चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। सो वी हैव 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ कैश अकाउंट। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पूरा कैश अकाउंट ही है हमारे लिए। इसमें आप क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जो भी आपको इनकम हुई, जो भी आपको एक्सपेंस हुआ, भले वो इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड हो या ना हो, आप उसको रिसीट एंड पेमेंट में शो करते हैं। दिस इज सिमिलर टू कैश बुक। एंट्रीज आर मेड ऑन कैश बेसिस में ही इसमें एंट्रीज होती है। आइटम्स परटेनिंग टू प्रीवियस ईयर, if items are from previous year or current year or subsequent year, doesn't matters. If their payment has been received in this particular year, then you have to show it on the receipt and payment account. Receipt are shown on debit side and payment on credit side. ठीक है, तो हम कैश अकाउंट भी बनाते हैं, तो कैश अकाउंट में जो भी हमको मिलता है वो डेबिट साइड में शो करते हैं, और जो भी हम पेमेंट करते हैं उसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ फॉलो होगा। Capital as well as revenue items, any item, if any receipt and payment occurred for any capital or any revenue item, then you have to show it on the receipt and payment account. This account is real account in nature. No provisions are recorded in this account. The account has an opening balance and a closing balance as that of cash. Cash account also has the closing balance and opening balance. Similarly, receipt and payment account will have a closing balance and an opening balance. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो आपका ये बैलेंस होगा, क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा आपके बैलेंस शीट में शो होगा। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कुछ फीचर्स हमको दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आर दैट ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड में जो भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा, सारे ट्रांजेक्शन्स आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होंगे। इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस। ऑफकोर्स सी बात है, कैश का बैलेंस भी ओपनिंग बैलेंस कुछ होता है और बैंक का भी कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है, तो उससे ये स्टार्ट होगा। ऑल कैश रिसीट्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड आर डेबिटेड टू इट। तो रिसीट्स जो भी होंगी, भले रेवेन्यू की हो भले कैपिटल की होंगी, वो आपके इस अकाउंट में डेबिट होंगी।
All cash payments, whether it is a capital or revenue, during a particular period will be credited to this account, that is receipt and payment account. It ends with closing cash and bank balance. The credit side will end with closing cash and bank balance. By recording the cash and bank transactions, all entries are made on cash basis. क्योंकि कैश बुक के जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कैश बुक में हम सारे ट्रांजेक्शन्स कैश बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं. इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक एंड इट फॉलोज रियल अकाउंट कंसेप्ट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नेक्स्ट आता है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज सिमिलर टू P&L अकाउंट एंड इज प्रिपेयर्ड एग्जैक्टली बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल्स. मतलब अभी तक जो आप P&L अकाउंट बनाते आए थे, P&L अकाउंट में जो जो प्रिंसिपल्स फॉलो करते आए थे, सेम प्रिंसिपल्स सेम एज इट इज यू हैव टू यूज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. As the name suggests, only revenue items are recorded herein. Income and expenditure account is only for the revenue items. No capital items will appear in the income and expenditure accounts. Income are recorded on credit side while the expense on debit side. Both income and expense must be taken on the basis of accrual concept. That is, we have to give consideration for outstanding, prepaid, advance. These things will be considered while preparing income and expenditure account. This account should reflect only items that are pertaining to current year. Only current year items will be appearing in the income and expenditure account, not that of receipt and payment. Receipt and payment में हम previous, current और subsequent सारे years के amount को show करते थे. ठीक है. Both income and expenses must be taken on the basis of accrual concept. नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट आइटम्स आर टू बी एक्सक्लूडेड. मतलब अगर कोई आइटम आ जाता है जो कि प्रीवियस ईयर का है, जो कि सब्सिक्वेंट ईयर का है, तो उनको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. इसमें इस अकाउंट में जैसे हमारे P&L अकाउंट में वी हैव प्रॉफिट और लॉस, here in income and expenditure account we have surplus or deficit. Excess of income over expenditure is called surplus and excess of expenditure over income is called deficit. ठीक है. नेक्स्ट कुछ फीचर्स हमको दिए हुए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एज दैट ऑफ P&L अकाउंट. P&L अकाउंट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट. The concept which is followed in income and expenditure account is debit all expenses and losses and credit all incomes and gain. Because it is a nominal account, it will follow the same features. All expenses of revenue nature for the particular period are debited to this account. Expenses are to be debited for the particular period and revenues are to be credited for the particular period on accrual basis. Both the expenses and income are to be recorded on accrual basis. All capital income and expenditures are excluded. Capital income and capital expenditure are to be excluded from income and expenditure account because they are going to be shown on balance sheet. We have to show here income and expenditure only revenue accounts. Next, only current year's income and expenses are recorded. Amounts related to other periods are deducted. Amount outstanding for the current year are added. If any outstanding expenses are there or outstanding income are there, we have to show in the income and expenditure account if they pertain to the particular financial period. Profit on sale of asset is also credited. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट मीन्स हमने बेचा अपना एसेट और उससे हमको कुछ प्रॉफिट हुआ, तो उसको आपको क्रेडिट करना है. और अगर कोई लॉस होता है तो उसको आप डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारा कंसेप्ट है और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. अगर इनकम आपकी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो उस केस में इट विल बी ट्रीटेड एज सरप्लस, और जो भी सरप्लस होगा आपका वो ऐड होगा टू कैपिटल और जनरल फंड इन द बैलेंस शीट. अगर कोई भी अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इनकम, देन इट विल बी ट्रीटेड एज डेफिसिट एंड डेफिसिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल और जनरल फंड इन द बैलेंस शीट. Next, balance sheet. Balance sheet is prepared on the last day of accounting period as that of trading accounts. Profit oriented organizations. Same concept will be followed here. Assets and liabilities will be prepared. Assets will be shown on the credit side. Assets will be shown on the right hand side and liabilities will be shown on the left hand sides. ठीक है. Next, based on accounting equation, balance sheet will be prepared. There's no capital account in the balance sheet. Instead, there will be a capital fund. ठीक है. और उस कैपिटल फंड में आपका जो भी सरप्लस और डेफिसिट होता है वो एडजस्ट हो जाएगा कैपिटल फंड के साथ. नेक्स्ट देखिए, हमको रिसीट एंड पेमेंट का आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है स्टार्टिंग विथ ओपनिंग बैलेंस. जैसा कि हमने बोला, तो ये रिसीट साइड में आप ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे, कैश का या बैंक का होगा. फिर जो भी सारे रिसीट्स होंगे, ऑल द रिसीट्स विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड. ऑन रिसीट साइड
or receipt, whether it is a capital or revenue, may be related to any previous, subsequent or current period. May be related to any period that is subsequent, previous and current period. It will be included in the receipt side. ठीक है. इफ अगर आपको ये पेमेंट अभी मिल रहा है तो आप उसको रिसीट साइड में शो करेंगे, भले वो सब्सिक्वेंट ईयर का हो, करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो. नेक्स्ट, all the payments, capital or revenue, will be shown on the credit side. Payment side may be related to any period, previous, current or subsequent. Ends with closing balance. Closing balance में end होगा, payment side में closing balance show होगा. Next आता है income and expenditure account, similar to that of profit and loss account. Expenses will be shown on debit side, only revenue expenses only related to current period. Incomes will be shown on the credit side, all revenue, only revenue receipts and only related to current period. Either surplus will be coming on debit side. If surplus is there, debit side. If deficit is there, it will be shown in the credit side. Difference between receipt and payment account and income and expenditure account. Receipt and payment is a summarized cash book, and income and expenditure account is a profit and loss account, similar to that of a profit and loss account of a trading concern. ठीक है. नेक्स्ट, रिसीट्स जो भी होंगे वो आप डेबिट करेंगे, पेमेंट जो भी होंगे वो आप क्रेडिट करेंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉलोज अ कंसेप्ट दैट of profit and loss account. Incomes are credited and expenses are debited. Transactions are recorded on cash basis in receipt and payment account, and income and expenditure account will follow accrual basis for recording the transactions. Amount related to previous period, future period, current period, any period, but if received in current period, then it will be recorded in receipt and payment account. No outstanding, no prepaid, no advance will be shown in receipt and payment account. But in the case of income and expenditure account, will show the accrual basis recording will be done, and outstanding, prepaid, advance will be shown in the income and expenditure account, and amounts only related to the current period will be shown in income and expenditure account. Other amounts will be excluded. It records both capital and revenue transaction. Receipt and payment will record both the revenue and capital transaction, but income and expenditure will record only revenue transactions. Receipt and payment account follows real account concept, and income and expenditure follows nominal account concept. Real account concept means debit all expenses and losses, debit what comes in and credit what goes out. Nominal account means debit all expenses, losses, and credit all incomes and gains. It will start with cash and bank balance, end with closing cash and bank balance. It does not have opening balance. Income and expenditure will not have a opening balance. It will have a final balance which will show a surplus or a deficit for a particular period. Next, it does not record notional loss or non-cash expenses like bad debt, depreciation. ये सारी चीज़ें हमारे रिसीट एंड पेमेंट में नहीं शो होती, क्योंकि ना ही आप इनके लिए पेमेंट करेंगे, ना ही आपको इनके लिए रिसीट्स होंगी. ठीक है. लेकिन जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो ये सारी चीज़ें शो करता है. अगर बेड डेट है तो बेड डेट शो करेगा, डेप्रिसिएशन है तो वो शो करेगा. ये सारी चीज़ें आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होंगी. इफ क्लोजिंग बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड टू द सेम अकाउंट of the next accounting period, any closing balance related to receipt and payment account which will be a cash or bank will be carried forward to the next accounting period. But any closing balance for income and expenditure account, it will be transferred to capital fund or general fund or accumulated fund in the same period in balance sheet. नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बनाने के लिए रिसीट एंड पेमेंट बहुत हेल्प करता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बहुत हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है फंड एसेट अकाउंटिंग एंड इट्स पेक्युलरिटीज. Following are the concept of some funds which are generally maintained by organization, that is not for profit organization normally maintain these funds. First of all, capital fund, that is it will be called capital fund or general fund or accumulated fund as you prefer. नेक्स्ट देखिए, इट इज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ अ नॉट प्रॉफिट कंसर्न. मीन्स हमारा जो नॉर्मल नॉन प्रॉफिट कंसर्न होते हैं वो नॉर्मली कैपिटल अकाउंट शो कर देते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका सारा फंड से ही क्रिएट होता है. तो जो आपका कैपिटल फंड आता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, वो ही उनका कैपिटल कहलाता है. It may be found out as the excess of assets over liabilities. Assets जितने भी एक्सेस होंगे ओवर लाइबिलिटीज वो कैपिटल अकाउंट में शो होगा. यूजुअली सरप्लस और डेफिसिट ड्यूरिंग अ पीरियड
इज एडेड और डिडक्टेड विथ इट, मतलब अगर कोई भी सरप्लस, कोई भी डेफिसिट आता है तो वो हम कैपिटल फंड में ही शो करेंगे. अ पोर्शन ऑफ कैपिटलाइज इनकम लाइक डोनेशन में बी एडेड विथ इट, जो भी डोनेशन का अमाउंट होगा वो आप कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे. नेक्स्ट स्पेशल फंड क्या होता है? स्पेशल फंड मतलब स्पेशल डोनेशन. ये जो अमाउंट है वो आपका नॉर्मली स्पेशल कामों के लिए दिया जाएगा, जैसे बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग प्रिपेयर करने के लिए. इट मे बी यूज फॉर मीटिंग स्पेसिफिक एक्सपेंसेस और फॉर एक्वायरिंग एन एसेट. दैट इज, समझ लीजिए बिल्डिंग फंड हमको मिला है तो बिल्डिंग फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर बिल्डिंग में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो उनके लिए. इफ एनी इनकम इज डराइव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड अगेंस्ट दिस फंड, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से इस फंड को हमको पैसे इनकम होती है तो उस केस में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, सेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट सच इनकम शैल बी ट्रीटेड टू दिस फंड, ट्रांसफर टू दिस फंड. मतलब स्पेशल फंड से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है तो वो कहाँ जाएगी? उस पर्टिकुलर स्पेशल फंड में ही शो होगी. कुछ ट्रीटमेंट्स दिया हुआ है आपको स्पेशल फंड का, जैसे कि स्पेशल फंड आप एक्सपेंस करने के लिए यूटिलाइज करते हैं तो उस केस में स्पेशल फंड को आप डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस यहाँ पे शो होगा. द बैलेंस ऑफ द फंड इज शोन एज अ लाइबिलिटी, मतलब इसके बाद समझ लीजिए स्पेशल फंड हमारे पास 10,000 रुपये का था, लेकिन 100 रुपये हमने एक्सपेंस कर दिया तो उसके बाद तो हमारे पास 9,900 रुपये बचा. ये हमारा लाइबिलिटी के फॉर्म में, फंड के फॉर्म में शो होगा स्पेशल फंड करके. ठीक है. इफ द बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, अगर ये जो 9,900 का बचा हुआ बैलेंस है वो आपने कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया तो उस समय एंट्री क्या होगी? स्पेशल फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड बैलेंस ऑफ स्पेशल फंड आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे करके आपको एंट्री करनी पड़ेगी. नेक्स्ट देखिए, स्पेशल फंड इज यूज टू परचेज एन एसेट. इफ एसेट इज परचेज यूजिंग स्पेशल फंड दैट इन दैट केस एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट. कॉस्ट ऑफ द एसेट करके आपको ये शो करना है. फिर इफ एनी बैलेंस इज लेफ्ट विथ स्पेशल फंड देन इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड. नेक्स्ट देखिए, डोनेशन है हमारे पास, तो डोनेशन can be received for a particular purpose that will be credited to a special fund. For example, donation received for building will be credited to building fund. For other donations received, the bylaws or rules of the concern should be followed. Means that the organization follows which rule for that donation. Means जनरल डोनेशन अगर हमको कभी भी रिसीव होता है तो उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न क्या फॉलो कर रही है, दैट इज उसके लिए वो कैपिटल ट्रीट कर रही है या रेवेन्यू ट्रीट कर रही है, उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना है. अगर इफ देयर इज नो सच रूल देन इन दैट केस donations are non-recurring in nature and it will be treated to capital fund. It will be credited to capital fund. Recurring donations, if any are being received, it will be credited to income and expenditure account. If any donation that is non-recurring in nature will be transferred to capital fund. If any donation is received which is recurring in nature will be transferred to income and expenditure account. Donation paid by the concern should be debited to income and expenditure account. If organization whose financial statement we are preparing is giving donation to some other concern, then in that case income and expenditure account will be debited. Next, legacy. It is to be directly added with capital fund. If any legacy is been received, it will be added to the capital fund. What is legacy? It is a kind of donation received according to the will by a deceased person. According to the will of deceased person, this donation, that is legacy, has been received and it will be transferred to capital fund directly after deduction of tax. नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस. इफ एनी एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस हैज बीन रिसीव्ड देन यू हैव टू सी द रूल्स और बायलॉज ऑफ द कंसर्न whose financial statements are being prepared. If there is no such rule, in that case admission or entrance fees paid once by a member for acquiring membership is to be treated with capital fund if paid once. If fees are small amount covering the expenses of admission only, the fees may be credited to income and expenditure account. If the fees cover only expenses, then in that case we have to treat it with income and expenditure account. Credit with इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट देखिए, सब्सक्रिप्शन है. सब्सक्रिप्शन क्या है? एनुअल सब्सक्रिप्शन. जो भी आपको मिलता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एक्रूअल बेसिस में. लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो वो आपकी लाइबिलिटी के फॉर्म में शो हो जाएगा. एनुअल सब्सक्रिप्शन, अ पोर्शन आउट ऑफ दैट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड डिडक्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी. दस द बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड टिल द कंट्रीब्यूशन बाय अ मेंबर इज फुल्ली एग्जॉस्टेड. तो एनुअल सब्सक्रिप्शन जो भी रहेगा वो आपका छोटे छोटे अमाउंट्स में, जैसे समझ लीजिए 40 ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन है तो कितना रुपीज़ है? 40,000 रुपीज़ है. तो हर साल 4,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होता जाएगा.
जाएगा अगर लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हमको इलस्ट्रेशन दिया हुआ है रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। सबसे फर्स्ट अगर आप चेक करें तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 बता देती हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 आप खुद से चेक कर दिएगा, सेम सॉल्व होगा जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व हो रहा है। अदरवाइज इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 3 हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, On 31st December 2012, a club had subscription in arrears 16,000 का arrears है सब्सक्रिप्शन का, मतलब ये सब्सक्रिप्शन हमको नहीं मिला है। arrears मतलब आउटस्टैंडिंग है, एडवांस मतलब पहले से मिल गया। तो 16,000 रुपये अभी तक हमको नहीं मिले हैं पिछले साल के, और एडवांस में हमको 4,000 रुपये पिछले साल का मिल रखा है। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2013 को क्लब ने रिसीव किया 2,08,000 रुपये, ऑफ विच 10,400 रिलेटेड था 2014 से, ठीक है, मतलब 2014 से रिलेटेड हमको 10,400 रुपीज़ मिला है। 31 दिसंबर 2012 में 4 मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया है फॉर 2013 का @1,600 पर पर्सन हमारा सब्सक्रिप्शन फी है। आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर 2013। देखिए, जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसमें हमारे पास जो भी इनकम होगी वो हम शो करेंगे क्रेडिट साइड में, और जो भी हमारे पास से जाएगा वो सब हम शो करेंगे डेबिट साइड में। नॉर्मली यही फॉलो होगा। बाकी इसमें आप जो भी एडवांस ओपनिंग रहेगा उसको आप शो करेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बॉट डाउन करके। जो भी एडवांस आपका रहेगा वो आप बाय बैलेंस बॉट डाउन करके शो करेंगे, क्रेडिट साइड शो करेंगे, और जो भी एरियर का ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसको टू बैलेंस बॉट डाउन करके आप शो करेंगे एरियर का, ठीक है। हमेशा यही कंसेप्ट फॉलो होगा। ओपनिंग एरियर है तो उस केस में टू बैलेंस बॉट डाउन, ओपनिंग एडवांस है तो बाय बैलेंस बॉट डाउन, ठीक है। ओपनिंग एरियर का अमाउंट आपको दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन इन एरिया 31 दिसंबर 2012 का दिया हुआ है, मतलब 1 जनवरी 2013 के लिए ये क्या होगा, एरियर हो जाएगा ओपनिंग, दैट इज 16,000 दिया हुआ है, और ओपनिंग एडवांस जस्ट उसके बाद में दिया हुआ है हमको 4,000 रुपये। 4,000 रुपये हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट देखिए, क्लब ने रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन 2,08,000 रुपये क्लब ने रिसीव किया है, मतलब ये पैसा आपका रिसीट एंड पेमेंट में शो हुआ होगा। तो ये पैसा हमने रिसीव किया है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2,08,000 रुपीज़ यहाँ पे हमको दिया हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है इसमें से 10,400 रुपये रिलेटेड टू 2014 है, मतलब हम अभी 2013 का बना रहे हैं, हमको 2014 से रिलेटेड 10,400 रुपये मिल गया है, मतलब हमको क्या मिल गया है, एडवांस मिल गया है। तो एडवांस पहले से मिल जाए अगले साल का, तो क्लोजिंग एडवांस को आप शो करते हैं टू साइड, टू बैलेंस बॉट डाउन कैरिड डाउन एडवांस, कितना है 10,400 रुपये, ठीक है। इसके बाद आप देखिए तो इसके बाद दिया हुआ है देयर वेर 4 मेंबर्स हु हैड नॉट पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 @1,600 रुपीज़ पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया है 2013 से रिलेटेड, जिनका हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एरियर हो गया और क्लोजिंग एरियर हो गया। ओपनिंग एरियर शो होगा डेबिट साइड, क्लोजिंग एरियर शो होगा क्रेडिट साइड। जस्ट ऑपोजिट हम शो करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। एरियर अमाउंट दिया हुआ है 1,600 रुपीज़ पर पर्सन है, 4 मेंबर्स ने पे नहीं किया, तो 1,600 इंटू 4 करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 6,400 रुपीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई थी। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना सब्सक्रिप्शन इस पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करता है। तो वो जो सब्सक्रिप्शन होगा वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, तो वो बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर अमाउंट कैसे निकलेगा, इनको ऐड कीजिए, इनसे डिडक्ट कीजिए, आपका अमाउंट आएगा 1,92,000 रुपीज़, वो आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है सेम ऐसा इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3 एंड 4 है, तो आप उनको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगली क्लास पे हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 देखेंगे। 4th वाला इलस्ट्रेशन आपको खुद से करना है, फिर उसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।